पिछले पार्ट में हमने देखा था कि एलाइट कंपटीशन अब स्टार्ट हो चुका है, जहां पहली फाइट सन एंड मून एकेडमी की ड्रैगन स्लेइंग टीम से होने वाली थी। यहां हमें पहले शुरुआत में रूल्स बताए जाते हैं। इस बार के रूल्स बहुत ही अलग थे। हमें पता चलता है कि अभी जो दोनों टीम शुरुआत में नॉकआउट राउंड में हिस्सा ले रही है, उनमें से अगर एक टीम का एक मेंबर ही सामने वाली टीम के सारे मेंबर्स को हरा देता है, तो वो टीम अगले नॉकआउट राउंड में भी पार्टिसिपेट कर पाएगी और वो तब तक नहीं हटेगी जब तक कि उनकी टीम में से कोई एक मेंबर ना हार जाए। ये पूरी तरह से सन एंड मून एकेडमी के लिए एडवांटेज था। वैसे सन एंड मून एकेडमी ने शुरुआती राउंड के लिए होंगचेन को चुना था, जो कि आगे आते हुए ड्रैगन स्लेइंग टीम के सभी मेंबर्स को अकेले हरा देती है। इसका मतलब उसने पर्सनली तो 7 पॉइंट अचीव कर ही लिए थे, पर साथ ही साथ उसकी टीम को भी 5 पॉइंट्स मिल चुके हैं। ये तो हो गई वहाँ मैच के बाद, लेकिन इस चीज से बाकी टीम्स पर भी सन एंड मून एकेडमी का बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ा था और अब सभी उन्हें और ज्यादा सीरियस लेने लगे थे। सेम वैसे ही यहाँ अभी युहाओ, वेंगडोंगर और शाओ शाओ जब होंगचेन के बारे में बात कर रहे थे, तभी होंगचेन वहाँ आती है, लेकिन वो यहाँ आकर तांग सेक्ट का मजाक उड़ा रही थी, जो चीज इन दोनों को पसंद नहीं आती, और ये वहाँ से उठकर चले जाते हैं। हालांकि वहाँ जियाओ भी था, जो कि होंगचेन की टीम का कैप्टन है। वो युहाओ की ऐसी हालत से हैरान था, क्योंकि वो खुद लड़कर युहाओ को हराना चाहता था, लेकिन अब जब युहाओ की ऐसी हालत हो चुकी है तो उसे नहीं लगता कि युहाओ लड़ पाएगा। वैसे अब इस पार्ट की शुरुआत सीधे अगले दिन से शुरू होती है। हम देखते हैं कि अनाउंसर अनाउंस कर रहा था कि आज भीड़ पहले से भी ज्यादा है। ऐसा इस वजह से है क्योंकि लोग होंगचेन की फाइट देखकर अब और ज्यादा एक्साइटेड हो चुके हैं और आज पहली फाइट यहाँ तांग सेक्ट की होने वाली है, जो कि लड़ेंगे लॉन्ग सेक्ट से। वैसे वहाँ ऊपर प्रिंस तियानरेन और ऑरेंज और बाकी सभी भी आ चुके हैं। इसका मतलब अब सीधे इस मैच को स्टार्ट किया जाएगा। लेकिन अभी जब अनाउंसमेंट होती है कि ये फाइट तांग सेक्ट और लॉन्ग सेक्ट की है, तो तांग सेक्ट का नाम सुनकर वहाँ तियानरेन कहने लगता है कि मैंने ये नाम कहीं सुना है। उसे याद आता है कि 4000 साल पहले तांग सेक्ट की लड़ाई हुई थी 3 किंगडम्स के साथ, और उससे एक एंशियंट वेपन के बारे में भी याद है, लेकिन उसे ज्यादा कुछ नहीं पता। अभी यहाँ नीचे एक तरफ से तांग सेक्ट एंट्री ले रहा था और दूसरी तरफ से लॉन्ग सेक्ट, जहाँ हमें पता चलता है कि लॉन्ग सेक्ट में शायद सिर्फ लड़कियां ही हैं। वैसे ये लड़कियां अपनी खूबसूरती की वजह से बहुत ज्यादा पॉपुलर थी, क्योंकि ऑडियंस सभी इन्हीं का नाम चिल्ला रही थी, क्योंकि तांग सेक्ट का नाम किसी को नहीं पता है। वैसे वहाँ तियानरेन अपने डॉक्टर से पूछता है कि आखिर वो तांग सेक्ट के बारे में और क्या क्या जानता है, जिस पर डॉक्टर बताता है कि तांग सेक्ट को सी गॉड तांग सेन ने हजारों साल पहले बनाया था। इस सेक्ट का वुहुन एम्पायर वाले वॉर में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। साथ ही यहाँ पर वो डॉक्टर तियानरेन को उस हिडन वेपन के बारे में भी बताता है, जिसके बारे में तियानरेन ने सुना था। डॉक्टर कहता है कि वो वेपन एक हिडन वेपन था, इसलिए उसके बारे में ज्यादा नहीं पता, लेकिन वो बहुत खतरनाक वेपन है और उसे ही 4000 साल पहले सन एंड मून एकेडमी के खिलाफ यूज किया गया था। वैसे अभी ऑडियंस हैरानी से वहाँ तांग सेक्ट की तरफ देखने लगती है, क्योंकि वहाँ युहाओ की एंट्री हो चुकी थी, जो कि व्हील चेयर पर आ रहा है और उसकी आधे से ज्यादा बॉडी पूरी तरह से फ्रीज है। इसी वजह से अभी वो लोग हैरान थे और कह रहे थे कि क्या ये लड़का भी यहाँ लड़ने वाला है। हालांकि जब वहाँ ऑरेंज युहाओ को देखती है तो वो तुरंत ही उसे पहचान लेती है, लेकिन वो भी इस चीज से हैरान थी कि आखिर युहाओ को हुआ क्या है। वैसे इसी बीच हम बाकी टीम्स का भी रिएक्शन देखते हैं, जो कि युहाओ को देखकर अभी बहुत हैरान थे। जिन्हें युहाओ के बारे में नहीं पता, वो कह रहे थे कि आखिर ये लड़का यहाँ आया ही क्यों, ये लड़ ही नहीं सकता, और क्या इस तरह से किसी को भी यहाँ बैटल एरिना में आने की परमिशन दे दी जाती है। वैसे कुछ टीम का ओपोजिट रिएक्शन भी था। कुछ लोग तो अभी इस फाइट को देखने के लिए और ज्यादा एक्साइटेड हो चुके थे। वैसे अब नीचे रेफरी दोनों ही टीम से एक एक पर्सन को आगे आने को कहता है, और कमाल की बात है कि यहाँ अभी तांग सेक्ट से सबसे पहले युहाओ ही लड़ने के लिए आने वाला है, क्योंकि वो लोग भी ये चीज अच्छे से समझते हैं कि युहाओ अगर व्हील चेयर पर आ रहा है तो इससे लोग पहले तांग सेक्ट को कमजोर समझेंगे, लेकिन अगर वो युहाओ की पावर
पावर देख लेंगे तो उनके लिए तांग सेक्ट की इमेज और ज़्यादा अच्छी हो सकती है, ये दिखाकर कि उनकी टीम का एक व्हील चेयर वाला प्लेयर भी सामने की पूरी टीम को हरा सकता है। हालांकि ये चीज़ तो मैंने भी प्रिडिक्ट की, क्योंकि लॉन्ग सेक्ट भी कमज़ोर सेक्ट नहीं है। ऐसे अभी वो रेफरी जब देखता है कि तांग सेक्ट की तरफ से युहाओ आ रहा है तो वो कंफर्म करता है कि क्या सच में तुम अपने इस मेंबर को फील्ड पर भेजना चाहोगे, क्योंकि ये लड़ाई खतरनाक भी हो सकती है। लेकिन इस पर युहाओ कहता है कि वो सब कुछ सोच समझ कर ही कर रहे हैं। वैसे अभी युहाओ को आगे आता हुआ देख यहाँ लॉन्ग सेक्ट के उन मेंबर्स को गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उनके हिसाब से तांग सेक्ट वाले उन्हें कमज़ोर समझ रहे हैं, इसलिए एक ऐसे लड़के को भेज रहे हैं जो खुद से चल भी नहीं सकता। यही देखते हुए एक लड़की खड़े होकर अपने लीडर से कहती है कि इस लड़के को मुझे सबक सिखाने दीजिए, और इतना कहकर वो सीधे बैटल एरिना में जंप कर देती है। यहाँ आते ही उसने अपनी सोल रिंग को एक्टिवेट कर लिया था और अपने स्पिरिट बीस्ट को बाहर निकाल लिया था। हालांकि अब युहाओ भी वेंगडोंगर से वापस जाने को कहता है, जो कि उसे अभी यहाँ तक लेकर आई थी, और इसके बाद वो रेफरी इस मैच को ऑफिशियली स्टार्ट करने की अनाउंसमेंट करता है। वैसे यहाँ जैसे ही वहाँ अनाउंसमेंट करता है तभी वो लड़की जो कि लॉन्ग सेक्ट से यहाँ लड़ने के लिए आई है वो तुरंत युहाओ की तरफ आकर अटैक कर देती है। वो युहाओ को पंच करने वाली थी, लेकिन जैसे ही वो युहाओ के करीब आती है तभी वहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा तेज धमाका होता है। ये धमाका कुछ ज़्यादा ही तेज था, इस वजह से यहाँ युहाओ की टीम वाले थोड़ी सी चिंता कर रहे थे। और वहीं दूसरी तरफ लॉन्ग सेक्ट की बाकी सभी लड़कियां खुश हो चुकी थी, क्योंकि उन्हें लगा शायद उस लड़की ने एक ही अटैक में युहाओ को हरा दिया। दूसरी तरफ वहाँ टियानरेन भी अभी स्माइल कर रहा था, लेकिन जैसे ही यहाँ बैटल एरिना से वो ऑरा हटता है तो उन्हें देखने मिलता है कि वो लड़की जो कि लॉन्ग सेक्ट की तरफ से आई थी वो पूरी तरह से फ्रीज हो चुकी है। ये चीज़ देखकर अभी सन एंड मून एकेडमी का कैप्टन जियाओ भी बहुत ज़्यादा हैरान हो चुका था, और इसके साथ साथ उसके टीम मेंबर्स भी बहुत हैरान थे। साथ ही वहाँ ऊपर टियानरेन का चेहरा भी उतर चुका था, वो अभी युहाओ की पावर से थोड़ा सा हैरान लग रहा था। हालांकि यहाँ हम देखते हैं कि अभी ये हमला असल में आइस गॉडेस ने किया था, क्योंकि उसने देखा कि वो लड़की बहुत करीब आ चुकी है, इसलिए उसने तुरंत युहाओ की बॉडी से बाहर आकर उसे फ्रीज कर दिया। वैसे यहाँ वो उस लड़की को चिढ़ाते हुए वापस युहाओ के पास आती है, और युहाओ उसे शाबाशी देते हुए यहाँ रेफरी से कहता है कि मेरे हिसाब से शायद ये मैच खत्म हुआ। अभी रेफरी जो कि इस चीज़ से बहुत ज़्यादा हैरान था, वो खुद को संभालते हुए कहता है कि बिल्कुल फर्स्ट गेम यहीं पर एंड होता है, जिसके बाद युहाओ को एक पॉइंट मिल चुका था। अब यहाँ युहाओ अगले मेंबर को बुलाता है, तभी हम वहाँ डीन होंगचन को देखते हैं, जो कि अभी आइस गॉडेस को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान थे। उन्हें याद आ जाता है कि जब बेन शुई ने हमला किया था तब से उनका वो ट्रेजर गायब था जो कि उन्होंने छिपा कर रखा हुआ था, मतलब कि आइस गॉडेस वो समझ गए थे कि असल में युहाओ बेन शुई के साथ शायद मिला हुआ था और उसी ने इस चीज़ की चोरी की थी, लेकिन इस चीज़ से उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। हालांकि अब वहाँ बैटल एरिना में हम देखते हैं कि अब लॉन्ग सेक्ट से अगले मेंबर्स ने आना शुरू कर दिया था, लेकिन वो सभी लड़कियां एक के बाद एक हारते जा रही थी, जिसकी वजह से ऑडियंस यहाँ तांग सेक्ट के लिए चीयर करने लगी थी। हालांकि तभी हम वापस से यहाँ डीन होंगचन के पास आते हैं, जो कि अभी इस फाइट के बारे में बिल्कुल भूल चुके हैं। वो अभी यही सोच रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। उनके हिसाब से अगर सच में युहाओ ने आइस गॉडेस को तब चोरी भी किया था तो आइस गॉडेस इस तरह से स्पिरिट फॉर्म में बाहर कैसे आ रही है, क्योंकि ऐसा उनकी किसी मेथड से पॉसिबल नहीं है। वो सोच रहे थे कि क्या सच में ये चीज़ एक मिराकल है। वैसे नीचे यहाँ अब वो रेफरी अगले मेंबर को बुलाता है। इस बार लड़ने के लिए लॉन्ग सेक्ट से खुद उनकी कैप्टन आ रही थी, जिसका नाम नान क्यू है।
इसके पास एक ड्रैगन स्पिरिट बीस्ट है, लेकिन अभी ये उसे बाहर नहीं निकालती। वैसे इसे देखकर ऑडियंस में सभी लोग इसी का नाम चिल्लाने लगे थे। हालांकि ये सबसे पहले यहाँ आकर खुद को इंट्रोड्यूस कराते हुए अपना नाम नानक्यू बताती है और कहती है कि वो लॉन्ग सेक्ट की यंग मास्टर होने के साथ साथ इस टीम की कैप्टन भी है। जिसके बाद युहाओ भी खुद को इंट्रोड्यूस कराता है और इसके बाद वो दोनों ही लड़ने के लिए तैयार थे। हालांकि युहाओ ने शुरुआत में ही आइस गॉडेस को आगे भेज दिया था हमले के लिए, लेकिन नानक्यू उसके हमले को डॉज करती है क्योंकि वो अभी आइस गॉडेस को टारगेट नहीं बना रही थी। उसका मेन टारगेट युहाओ है, इसलिए उसने सीधा जाकर युहाओ पर हमला कर दिया। लेकिन युहाओ ने तुरंत ही आइस स्कॉर्पियन की पावर से यहाँ उसके हमले को रोकना शुरू कर दिया था। लेकिन आइस स्कॉर्पियन की जो आइस है उसे भी नानक्यू बहुत ही इजीली रोकते जा रही थी, क्योंकि नानक्यू की बॉडी से एक फ्लेम निकल रही है जो कि उस आइस पर भारी पड़ रही थी। युहाओ इस फ्लेम को देखते ही समझ जाता है कि ये नॉर्मल कोई मामूली फ्लेम नहीं है, ये एनिहिलेशन वाली एबिलिटी है जो कि हर तरह के एट्रीब्यूट्स को एलिमिनेट कर सकती है। वो अभी इसी फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए सीधा हमला कर रही थी, लेकिन युहाओ भी बार बार वहाँ आइस वॉल्स क्रिएट करते हुए उसके अटैक को रोक रहा था। ऊपर टीचर जुओ भी समझ चुके थे कि ये लड़की एनिहिलेशन फ्लेम का इस्तेमाल कर रही है, जो कि युहाओ के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि इस तरह की फ्लेम किसी भी तरह के एट्रीब्यूट को कंपोज और एलिमिनेट दोनों कर सकते हैं। हालांकि वहाँ नीचे नानक्यू अपनी स्पीड बढ़ाती है और युहाओ पर हमला करना जारी रखती है, लेकिन युहाओ भी हर बार छोटी छोटी आइस वॉल से उसके अटैक्स को रोकते जा रहा था। लेकिन नानक्यू पावर को बढ़ाते हुए युहाओ की आइस वॉल को डिस्ट्रॉय करती है और सीधा युहाओ की तरफ पंच करने लगती है। लेकिन सही समय पर युहाओ अपने मेंटल डिस्टर्बेंस से यहाँ उसके हमले से बच जाता है, क्योंकि युहाओ के इस टेक्निक की वजह से नानक्यू ने जो हमला किया था वो युहाओ को नहीं लगा बल्कि पास से निकल गया। वैसे अब नानक्यू वहाँ पीछे आते हुए युहाओ से कहती है कि अगर तुम इसी तरह से व्हीलचेयर पर बैठे रहे तो सिर्फ मेरे अटैक्स डॉज करते रह जाओगे, मुझे कभी नहीं हरा पाओगे। जिस पर युहाओ कहता है कि अगर मैंने तुम्हें हरा दिया तो बताओ तुम क्या करोगी। इस पर नानक्यू कहती है अगर सच में तुम मुझे हरा देते हो तो मेरा पूरा सेक्ट हमेशा तुम्हारी बात मानेगा। और इतना कहते हुए वो फिर से हमला करना शुरू कर देती है। वैसे अभी नानक्यू की इस पावर पर उस डॉक्टर का भी ध्यान था जो कि तियान रेन के पास बैठा हुआ था। देखकर ही पता चल रहा था कि वो डॉक्टर नहीं है, लेकिन तियान रेन उसे डॉक्टर ही कह रहा था, इसलिए हम भी उसे डॉक्टर कह रहे हैं। वो अभी यह नानक्यू की पावर को देखते हुए बोल रहा था कि इस लड़की के पास एक ड्रैगन स्पिरिट बीस्ट के साथ साथ एनिहिलेशन एट्रीब्यूट भी है। ये एक परफेक्ट इविल सोल मास्टर बनने के लिए पैदा हुई है। वैसे वहाँ नीचे नानक्यू युहाओ पर और कई सारे हमले करना जारी रखती है, लेकिन वो देखती है कि उसका एक भी हमला युहाओ को नहीं लग रहा, जबकि युहाओ अपनी जगह पर ही है। कुछ ही देर में वो ये चीज समझ जाती है कि वो अभी भी युहाओ के मेंटल डिस्टर्बेंस के कारण सही टारगेट नहीं चुन पा रही और वो एक टारगेट ढूंढने के लिए कंफ्यूज है। इसका मतलब अगर वो इसी तरह से हमला करते रही तो सिर्फ अपनी एनर्जी वेस्ट करेगी और इससे होगा कुछ नहीं। इसलिए वो फैसला करती है कि वो इस पूरे बैटल एरेना को ही उड़ा देगी और ऐसा कहते ही वो सीधा हमला करना शुरू कर देती है। अभी उसके अटैक्स युहाओ को नहीं लग रहे थे, लेकिन वो बाकी बैटल एरिना में हर तरफ गिर रहे थे। जिसके बाद उसका मेन प्लान शुरू होता है और वो अटैक्स जो कि उसने अभी किया वो वहाँ धमाका करने लगते हैं। ऐसा एनर्जी ब्लास्ट की वजह से हो रहा था। ये धमाका इतना खतरनाक था कि वहाँ बैटल एरिना के बीच क्या हो रहा है वो चीज दिखाई भी नहीं दे रही थी। खुद नानक्यू भी अभी बैटल एरिना से ऊपर की तरफ आते हुए ये चीज देख पा रही थी। यहाँ बाकी सभी लोग हैरान थे और युहाओ की टीम को भी उसकी चिंता हो रही थी। वो सोच में थे कि वो ठीक होगा भी कि नहीं, लेकिन तभी वहाँ हम युहाओ को देखते हैं जिसने स्काई ड्रीम को भी बाहर बुला लिया था। अभी युहाओ को इस अटैक से खरोच भी नहीं आई थी, लेकिन ये पार्ट यहीं खत्म होता है। इसका अगला पार्ट भी हमने अपलोड कर दिया है, जिसे आप यहाँ एंड स्क्रीन पर क्लिक करके देख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।